हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं, जेई के पेपर में, नीट के पेपर में, सीईटी के पेपर में, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम देखते हैं। सो ये है पहला इमेज जो दिया हुआ है, इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टर्ड विथ पैडल टू इंक्रीज टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जब हमें ये दिया हुआ है तो हमें एक वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, एंड वो वर्ड है इंसुलेटेड। एंड दोस्तों, हम इंसुलेटेड से हम समझ सकते हैं कि इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, और इंसुलेटेड से भी हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q क्या हो जाएगा? जीरो। सो Q तो हमारा जीरो हो गया, एंड वी नो दैट डेल्टा U बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो ये जो Q है ये हो गया जीरो। सो इससे हम बोल सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू W। इससे हम क्या बोल देंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू W। अब डेल्टा U W हो गया, बट ये जीरो है क्या? नहीं, डेल्टा U W है, लेकिन दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, बट Q इज इक्वल टू जीरो। सो हमारा जो ऑप्शन आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू W एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड Q इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पे हमें ध्यान में रखना है इंसुलेटेड कंटेनर दिया हुआ है, और इंसुलेटेड कंटेनर मतलब आइसोलेटेड एंड एडियाबैटिक, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ध्यान में रखना है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग। सो देखो, ये भी जो है हम यहां से एक बेसिक सी चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ध्यान में रखते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। सो हमें एक चीज तो समझ गई, दिस इज Q प्लस W, एंड यहां पे हमें दिख रहा है Q प्लस W। इसका मतलब ये क्या हो गया? डेल्टा U। ये हो गया डेल्टा U, एंड डेल्टा U क्या है? इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, and we know that internal energy is a state function. Internal energy is a state function, therefore Q plus W is a state function. Therefore Q plus W is a state function. So ये ध्यान में रखना, Q plus W state function है क्योंकि वो डेल्टा U है। ओके, थर्ड प्रॉब्लम, Which of the following is an extensive property? So दोस्तों, हमें पता है extensive property ऐसी property which depend on amount of matter present in the system। हमने हमारे पहले वीडियो में देखा है कि amount of matter पे जो depend है वो extensive property, और जो independent है वो intensive property। अब देखिए, सीधा सा दिख रहा है हमें वॉल्यूम। जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम। इट मीन्स volume is an extensive property. Volume is an extensive property. So volume क्या हो गया? extensive property। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है, अगर वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो हम ये तीन चीज याद कर सकते हैं, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जरूरी है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इस तरह से भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज ट्रू? विच वन इज ट्रू? 1 कैलोरी, 1 अर्क और 1 जूल, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। 1 कैलोरी, 1 अर्क एंड 1 जूल, इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। सो देखो दोस्तों, बेसिक सा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क। और इससे हम बेसिक सी चीज बता सकते हैं कि जो जूल है वो ग्रेटर देन अर्ग रहेगा। यूनिट ऑफ जूल जो है इट विल बी ग्रेटर देन अर्ग। सो हमारा ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, सीधा सा हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया है। अब हमें सिलेक्ट करना है सी एंड डी में से। अब हमें सिलेक्ट करना है सी एंड डी में से। एंड वी ऑल्सो नो दैट 1 कैलोरी is equal to 1 calorie is equal to
4.18 जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. सो इससे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इससे हम बोल सकते हैं कैलोरी इज ग्रेटर देन जूल. यूनिट ऑफ कैलोरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जूल. सो फिर हमारे जो आंसर आएगा 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल इज ग्रेटर देन 1 अर्ग. Human body is an example of. Human body is an example of closed system, open system, isolated system, all the three. अब all the three तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई. all the three कैसे होगा? ओपन भी है, क्लोज भी है, सो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. नाउ ह्यूमन बॉडी हमने पहले ही वीडियो में देखा था. देखो, ओपन सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग. Closed system which can exchange only energy with the surrounding, and isolated system which can exchange neither energy nor matter with the surrounding. मतलब जो दोनों exchange कर रहा है वो open system. अब हम जानते हैं human body we exchange both matter and energy with the surrounding. Therefore human body is an example of open system. Human body is an example of open system. अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे. An ideal gas expands in volume. An ideal gas expands in volume from, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा V2 एट 300 केल्विन. हमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, सो हमें प्रेशर दे दिया है. द वर्क डन इज, सो दोस्तों यहां पे हमें वर्क डन निकालना है, लेकिन हम दो ऑप्शन है वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं. हम दो ऑप्शन को वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी. सो ध्यान में रखो. देखो, हमें V1 दे दिया है 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब. V2 दिया हुआ है 1 × 10⁻² मीटर क्यूब. टेम्परेचर 300 केल्विन. टेम्परेचर 300 केल्विन और हमें प्रेशर दिया हुआ है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दोस्तों अपने पास वर्क डन के 3 फॉर्मूले हैं एट प्रेजेंट चैप्टर में. W = -Px डेल्टा V, दैट इज -Px V2 - V1. ये एक फॉर्मूला है हमारे पास. दूसरा फॉर्मूला है W = -2.303 nRT log 10 V2/V1. एंड तीसरा है -ΔNRT. सो हमारे पास है 3 फॉर्मूले दोस्तों. अब 3 में से हम कौन सा यूज करेंगे? सो जब तक के क्वेश्चन में आइसोथर्मल रिवर्सिबल ना दिया हुआ हो, आप सेकेंड फॉर्मूला यूज मत करो. जब तक के आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड ना दिया हुआ हो, आप सेकेंड फॉर्मूला यूज ना करो. तो ये फॉर्मूला तो हम हटा दिए. अब हमें क्लियरली दिख रहा है इन दो में से हमें V1 V2 भी दिया है, प्रेशर भी दिया है, सो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ओके. अब जैसे कि इस प्रॉब्लम को हम एटलीस्ट 50-50 कर सकते थे बिना सॉल्व किए. बिना सॉल्व के 50-50 कर सकते थे. जैसे मैं क्वेश्चन में दिया है गैस एक्सपांड्स, सो जब भी एक्सपांशन दिया हुआ है इट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. और जब भी सिस्टम वर्क करता है यानी वर्क डन कैसा रहेगा? निगेटिव. जब भी सिस्टम वर्क करेगा वर्क डन क्या रहेगा दोस्तों? निगेटिव. इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, सीधा सा ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए. अब बचा ए या बी. सो एटलीस्ट अगर अब आप गेस भी कर रहे हो सो 25% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई हमारी सही होने की. नाउ वर्क डन -Px V2 - V1. W = -Px V2 - V1. सो W = -Pex. So -1 × 10⁵ V2 क्या हो गया? 1 × 10⁻², दैट इज 10⁻² -10⁻³ सो ये हो गया -10⁵. हम 10⁻² कॉमन ले लेते हैं.
सो अब ये हो गया 1 माइनस 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 एंड 1/10 मीन्स 0.1. सो ये 10⁻⁻1 को हम लिख रहे हैं 0.1. ये देख लो 10⁻⁻1 दिस इज 1/10 एंड ये हो गया 0.1. अब 1 माइनस 0.1 0.9. सो ये तो 0.9 आ जाएगा. सो माइनस 0.9. अब 10⁻5 इंटू 10⁻2 बेसिक इंडाइसेस रूल है. सो ये हो गया 10⁻3 और ये पूरा हमारा जो आंसर आ रहा है ये सब जूल में है. सो -900 जूल. सो इजी सा प्रॉब्लम था. हमें सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स V2 माइनस V1. सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया -900 जूल. और देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार हमें दिया 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 केल्विन. द वर्क डन इज. सो दोस्तों हमें पहले ही दे दिया उन्होंने एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. सो पहला एक्सपांडेड दे दिया है. सो वर्क डन इज निगेटिव. वर्क डन इज निगेटिव. सो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये तो कैंसिल हो गई. अब 0 हो सकता है. लेट्स सी. और -11.4. वैसे तो -11.4 हमें क्लियर दिख रहा है कि एक्सपांडेड है बट 0 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. सो एक्सपांडेड रहता हो वैसे हमारे जो पॉजिटिव ऑप्शन है वह कैंसिल हो जाएगी. चलो अब सॉल्व करते हैं. आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली बोला है. सो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली बोला है. सो हमारा फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है -2.303 nRT log 10 V2 by V1. So -2.303 and number of moles 2 moles. Number of moles 2 moles. So into 2 R. अगर जूल में दिया है तो हम R की वैल्यू क्या लेंगे 8.314. 8.314 और टेम्परेचर दे दिया हमें 300 केल्विन. V2 by V1. V2 by V1. Now V2 by V1 means हमारा फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर. सो 10 by 1. 10 by 1. सो दोस्तों अब इसे कैलकुलेट करना है और प्रैक्टिस करें तो ये हमारे कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं. सॉरी यहाँ पे log 10 by 1. अब अगर हम ध्यान रखें तो ये जो है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 19.14 आ रहा है अपना. सो इसे याद कर लो. सो कैलकुलेशन हो गया हमारा फास्ट. 19.14 इंटू 2 इंटू 300 और log 10 by 1. log 10 मीन्स 1. सो अब दोस्तों ये सोचो हमें कौन सा एग्जैक्टली आंसर चाहिए. एग्जैक्टली आंसर चाहिए या नहीं चाहिए. हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं चाहिए. वैसे तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं 0 तो आ नहीं रहा है तो हमारा आंसर तो -11.4 किलो जूल हो गया. और अगर चलो यहाँ पे 10 जूल दिया हुआ है या वहाँ पे 5 जूल दिया हुआ है तब कैसे सॉल्व करेंगे. सो हमें एकदम फास्ट आंसर चाहिए बट हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं चाहिए. सो हम क्या करेंगे इसे रफली कंसीडर कर सकते हैं. लेट्स से इसे मैंने -19 कंसीडर किया इंटू 2 इंटू 3 और 300 है. चलो हम सो 19 2 जा 38 38 3 जा और अगर वो हार्ड जा रहा है सो 19 3 जा 57. सो -57 इंटू 2 इंटू 100. सो ये क्या हो गया -11.4 इंटू 100. सो 11.4 इंटू 1000. -11.4 इंटू 1000. सो दिस इज -11.4 किलो जूल. -11.4 किलो जूल. है ना. हमारे कैलकुलेशन इजी बन सकते हैं. कुछ चीज याद करना है जैसे 2.303 इंटू 8.314 हमेशा के लिए याद रख लो 19.14. सो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है. एक्सपांडेड दिया तो ध्यान में रख लेना कि आंसर निगेटिव ही रहेगा. ये जमा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. चलो देखते हैं. 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन. 1 मोल of an ideal gas at 300 Kelvin expands isothermally and reversibly.
इस बार फिर से हमें क्या बोल दिया, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। जैसे आइसोथर्मली रिवर्सिबली बोला सो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है और एक्सपांड बोल दिया है, इसका मतलब हमारे पॉजिटिव वाले आंसर कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब बचे दो ऑप्शन -1381, अभी -1381 कैलोरी, -1381 जूल। सो इससे भी हमें समझ में आ गया कि कैलकुलेशन पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ यूनिट पे ही ध्यान रखना है। चलो वो भी देखते हैं। फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। सो चलो देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सो फॉर्मूला तो यही है, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log 10 V2 by V1। W इज इक्वल टू -2.303 एंड 1 मोल दिया हुआ है। R अगर आप कैलोरी में है सो R लेना पड़ेगा 2, कैलोरी में है सो हम R की वैल्यू लेंगे 2। टेम्परेचर हमें दिया है 300 एंड log V2 by V1 मीन्स 10/1। सो ये तो 1 हो ही जाएगा। अगर R कितना है, कैलोरी में है सो हम 2 लेंगे, एंड इफ R कैलोरी में नहीं है तो 8.314, और 8.314 से तो हमें वैसे ही आंसर आ रहा है कि 2.303 इंटू 8.314 कितना हुआ, 19.14 अभी अपन ने देखे, एंड 19.14 इंटू 300 5700 के आसपास। तो हमारा आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब जूल में नहीं है, ये आंसर कैलोरी में है। चलो चेक कर लेते हैं। सो -4.606 इंटू 300, सो ये अप्रॉक्सीमेटली 13.5 के आसपास, और 00 से मल्टीप्लाई किए तो 1350 के आसपास, दैट इज -1381 कैलोरी, -1381 कैलोरी। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत से ऑप्शन तो हम वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। इजी था, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, नोट करना है तो कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस बार हमें दिया हुआ है 1 लीटर ATM वर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। सो 9 क्वेश्चन हमें निकालना है 1 लीटर ATM। सो दोस्तों 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये याद रखना। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ATM क्या होता है, एनी टाइम मनी नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अब हमें सीधा सा सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा 1.013 इंटू इंडाइसेस रूल, सो 5 - 3 10⁻² न्यूटन मीटर। सो ये हो गया 101.3 जूल, 101.3 जूल। So approximately 1 liter ATM work is approximately equal to 101 joule. 101 joule. Easier? Next, which among the following is false? Which among the following is false? Work is a state function. Temperature is a state function. Work appears at the boundary of system. So दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा है work is a path function. Work is a path function. So ये गलत है, work is a state function. 11. The following gases have same weight. Which gas shows highest maximum work? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे कि उनका वेट सेम दिया हुआ है, उनका वेट सेम दिया है, बाकी कंडीशन भी सेम है, फिर कौन सी गैस ज्यादा वर्क करेगी, कौन सी गैस ज्यादा वर्क करेगी, इसे कैसे सॉल्व करेगी? ट्राई करके देखो, देखते। अब हमें पता है वर्क का फॉर्मूला -ΔNRT भी ले सकते हैं हम, या आइसोथर्मली रिवर्सिबल वाला भी ले सकते हैं। सो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, अगर हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं -2.303 तो भी देख लो, nRT log 10 V2 by V1। इसे हम बोल सकते हैं वर्क इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा
जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसमें वर्क डन मैक्सिमम रहेगा, उसमें वर्क डन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अब द फॉलोइंग गैसेस हैव सेम वेट, मतलब हमें गिवन वेट तो सेम है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो अब यहां पे गिवन वेट तो सभी का सेम है, मींस जिसका मोलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा, यानी डिनोमिनेटर जिसका भी कम रहेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, उसके लिए नंबर ऑफ मोल ज्यादा। अब यहां पे तुम्हें बताना है कि मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए कम है। अगर हम CO2 का देखें तो C12 और ये 32 44 हो रहा है, 16 SO2 32 प्लस 32 64 एंड O2 32। तो सबसे कम किसके लिए है, CH4। सो मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका है, CH4। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा रहेगी, CH4। सो वर्क डन किसके लिए मैक्सिमम रहेगा, CH4। इजी था। सो ध्यान रखना दोस्तों, 12th ये तो बोनस क्वेश्चन हो गया अगर ऐसा आ गया तो। When a gas expands in vacuum, the work done by the gas is, अगर गैस वैक्यूम में एक्सपांड हो रहा है, सो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो वर्क डन क्या रहेगा, 0। सो व्हेन अ गैस एक्सपांड्स इन वैक्यूम द वर्क डन बाय द गैस इज 0। सो दोस्तों ये पूरे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने हैं। अभी हम और ऑब्जेक्टिव लेते हैं, लेकिन ये पूरे ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करिए, उसे रिवाइज करिए, तभी फायदा मिलेगा आपको पूरा। ओके फ्रेंड्स, 13 नंबर वाला, अ सर्टेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। सो ये जो हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से, इसे हम क्या लेंगे, हम साइन कन्वेंशन हमें पता है, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम पॉजिटिव, हीट इज रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव। सो बस वही कंसेप्ट यूज करना है। एंड डज 10 किलोजूल ऑफ वर्क। सो देखो, अ सर्टेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज बाय सिस्टम। सो हम Q को क्या लेंगे, -220 किलो जूल, एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। सो वो जो सिस्टम है वो 10 किलो जूल वर्क कर रहा है, सो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, -10 किलो जूल। 10 किलो जूल ऑफ वर्क हो रहा है मीन्स वर्क डन बाय सिस्टम, देयरफॉर -10 किलो जूल। What is the change in internal energy? So delta U is equal to Q plus W. So ये हो जाएगा -220 minus 10. So this will be -230 kilojoule. -230 kilojoule. 14. A system absorbs 500 kilojoule of heat and perform 250 kilojoule of work. So देखो absorb हो रहा है. So absorb है मतलब +500 एंड परफॉर्म 250 किलोजूल ऑफ वर्क। 250 किलोजूल ऑफ वर्क मतलब -250, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। सो +500 -250, सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज +250, सो 250 किलोजूल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो दोस्तों हमने ये पहला जो हमारा पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने ये पूरी प्रोसेसेस के लिए देखा था, फिर से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। सो हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। सो अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है डेल्टा U क्या होता है, 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मींस डेल्टा U 0। अगर ये प्रोसेस 0 है फॉर आइसोथर्मल, अगर डेल्टा U 0 है, सो Q प्लस W 0। सो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू -W। सो ये तो सही है, आइसोथर्मल के लिए Q इज इक्वल टू -W सही है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा U, ये ध्यान में रखना, ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एनर्जी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0। आइसोकोरिक में डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, मतलब P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V दैट इज वर्क डन 0। अगर वर्क डन 0 हो रहा है, सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q,
वर्क डन 0 हो रहा है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, सो ये भी सही है। अब रहा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना दोस्तों, एनर्जी जो रहती है, चेंज इन एनर्जी, वो 0 रहेगी, क्योंकि जो एनर्जी रहेगी वो प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। सो अगर एनर्जी, चेंज इन एनर्जी 0 है तो सेम ये ऐसे ही आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, सो ये भी Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब बचा एडियाबैटिक, तो ऑब्वियसली 3 सही है, मतलब ये गलत है, लेकिन उसे भी देख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0, सो अब डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, और Q हो गया 0, सो डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू, मीन्स डेल्टा E इज इक्वल टू डब्ल्यू होना था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस डब्ल्यू, सो ये गलत हो गया, मीन्स हमारा जो डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट D। 16, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, हमें डेल्टा H बताना है। सो ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजी है, चलो इसे बनाते हैं। सो जो हमें रिएक्शन दी हुई है N2, ये गैस है, ये भी गैसेस स्टेट में है, एंड इट फॉर्म 2NH3 इन गैसेस स्टेट। सो हमसे बोला गया डेल्टा H हमें निकालना है, एंड वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो डेल्टा U तो है हर एक में, सभी ऑप्शन में डेल्टा U है और RT भी है। इन शॉर्ट हमसे क्या पूछा है उन्होंने, डेल्टा n, हमसे पूछा है डेल्टा n। सो और डेल्टा n निकालते समय दोस्तों ये ध्यान में रखना, हम सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट लेंगे और गैसेस प्रोडक्ट लेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ गैसेस, क्योंकि उनमें ही वॉल्यूम चेंज कंसिडरेबल माना जाता है और सॉलिड एंड लिक्विड में वॉल्यूम चेंज निग्लिजिबल। सो अब यहाँ पे N1 क्या हो गया, गैसियस N2 है 1 प्लस 3 4, और N2 क्या हो गया 2। सो डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1, so 2 minus 4 minus 2, therefore delta H is equal to delta U minus 2RT. Delta H is equal to delta U minus 2RT. सिंपल सा प्रॉब्लम था, हमें क्या निकालना था, बस डेल्टा N, क्या निकालना था, डेल्टा N, दैट इज N2 माइनस N1 मीन्स 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, सिंपल था। So delta H is equal to delta U minus 2RT. Delta H is equal to delta U minus 2RT. एकदम इजी प्रॉब्लम है, देख लो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 17th। The difference between heat of reaction at constant pressure and at constant volume for the reaction at 25 degree Celsius. सो दोस्तों हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है डेल्टा H, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है डेल्टा H, एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा U। और हमसे क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूछा है हमसे, एंड वी नो दैट डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा nRT। So delta H minus delta U is equal to delta nRT. Delta H minus delta U is equal to delta nRT. Okay. अब हमें क्या करना है, सिर्फ डेल्टा n की वैल्यू, r की वैल्यू और t की वैल्यू पुट करना है, एंड हमारा आंसर आ जाता है। और हमें सब चीज दी हुई है। पहले तो डेल्टा n निकाल लेते हैं। डेल्टा n कैसे निकालेंगे, n2 माइनस n1। अब n2 6 और ये 3, सो ये 3 लेना है क्या हमें। सो हमें जो H2O दिया हुआ है वो लिक्विड स्टेट में दिया हुआ है, ये जो H2O है ये लिक्विड स्टेट में है। सो अगर H2O लिक्विड स्टेट में तो हम उसे नहीं कंसीडर करेंगे, हमें सिर्फ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट वाले ही कंसीडर करना है, गैसेस स्टेट वाले। सो हम इसे कंसीडर करेंगे CO2, तो ये हो गया 6, यानी इसका हम कंसीडर नहीं करते। माइनस N1, अब N1 में देखो ये जो दिया हुआ है ये लिक्विड स्टेट में दिया हुआ है हमें,
सो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। सो हम किसे कंसीडर करेंगे, सिर्फ 15/2 O2 वाला। सो माइनस 15/2 प्लस 0 मीन्स हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर नहीं करते। सो ये हो गया 6 माइनस 15/2, दिस इज -3/2। सो हमारा डेल्टा एन आ गया -3/2। सो अब देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, -3/2 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू अब टेम्परेचर हमें दिया 25 डिग्री। सो 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन हो जाएगा, 273 प्लस 25। सो ये हो गया 298 केल्विन। बट हमें तो देख लो ऑप्शन मतलब अप्रोक्सीमेटली भी निकाले तो हमें चलता है। सो हम इसे क्या कंसीडर कर रहे हैं हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, 300 इंटू 300। अब देखो कैलकुलेशन ही इजी बनाना था क्योंकि ऑप्शन आइदर प्लस में है या माइनस में, तो हमें तो दिख गया माइनस में है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू माइनस में आ रहा है। सो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, माइनस में है। और वो भी दूर दूर है दोनों ऑप्शन। सो अब हमें उतना सॉल्व करने का इतना टेंशन नहीं लेना है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाले। सो रफ वैल्यू निकालना है। सो मैं ये 314 को भी हटा दे रहा हूं। सो अब ये क्या हुआ, ये 4। सो सीधा सा 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 3600 जूल। ये हो गया 3600 जूल। अब 3600 जूल मतलब ये माइनस साइन रहेगा, सो माइनस 3600 जूल। से हम बोल सकते हैं दिस इज -3.72 किलो जूल, जो हमारा आंसर आना चाहिए -3.72 किलो जूल। फ्रेंड्स, तो अब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं। वी नो दैट कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी, ये हमें तो पता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। सो फ्रेंड्स, ये याद रखना, अगर इसमें 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है अगर n1 n2 के बराबर हो जाता है, n1 n2 के बराबर होता है, इट इंप्लाइज डेल्टा एन क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा एन 0। और दोस्तों इसमें एक चीज जो मेन है वो ये याद रखना कि ये जो n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बट हम सिर्फ गैसियस स्पीसीज को कंसीडर करेंगे। गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट को ही कंसीडर करना, लिक्विड एंड सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उनमें चेंज इन वॉल्यूम निग्लिजिबल है। सो हम सिर्फ गैसियस वाले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ही कंसीडर करेंगे। सो अगर n1 n2 के बराबर है मतलब डेल्टा एन क्या होता है, 0। और अगर डेल्टा एन 0 होता है, सो दोस्तों अगर ये डेल्टा एन 0 हो गया, सो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। देयरफॉर दिस इंप्लाइज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये एक पहली कंडीशन, अगर n1 n2 के बराबर है, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। सेकेंड, अगर n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 n2 से बड़ा हो गया, n1 n2 से बड़ा हो गया, सो क्या होगा, डेल्टा एन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम n2 माइनस n1 लेते हैं, n2 माइनस n1। डेल्टा एन निगेटिव, अगर डेल्टा एन निगेटिव है दोस्तों, सो याद रखना अगर ये पार्ट निगेटिव आ रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एनआरटी, और ये माइनस में आ रहा है। सो इस सिनेरियो में याद रखना दोस्तों, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अगर n1 बड़ा है, सो डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। और सेम ऐसा ही इफ n1 इज लेस देन n2, सो हमारा डेल्टा एन क्या आ जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा एन हो गया पॉजिटिव। और डेल्टा एन पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, यानी डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाएगा। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाते हैं अगर इसे हम ध्यान में रख लिए, सो इसे नोट करके रख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देख लो, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन।
अब वो रिएक्शन में देखो ध्यान से कि हमें जो एसिड दिया हुआ है वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 8, क्योंकि गैसियस है 8 है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में ये गैसियस है, इसके भी कितने हो गए 8, मतलब यहाँ पे N1 भी 8 है और N2 कितने हैं, वो भी 8 है, मीन्स N1 भी 8 और N2 भी 8। अगर N1 8 है N2 8 है, इसका मतलब N1 इज इक्वल टू N2, और इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा N इज इक्वल टू 0। सो पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब 18th नंबर वाले क्वेश्चन में डेल्टा N क्या है, 0, और अगर डेल्टा N 0 है सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि हम सॉलिड और लिक्विड स्पीसीज को कंसीडर नहीं करेंगे जब नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर रहे हैं तो, समझा। नेक्स्ट 19th। अब इसमें देखो पहला जो हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है वही सॉलिड स्टेट में है, तो हम N1 कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, और दूसरा तो है ही नहीं वहां पे रिएक्टेंट। सो N1 क्या हो गया, 0। इस क्वेश्चन में N1 हो गया 0। अब N1 0 हो गया और N2 देखते हैं। सो ये दिया है 2, बट ये 2 लेना है या नहीं लेना है, सोचो, ये 2 हम लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं, ये 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, सॉलिड है। हम कौन सा कंसीडर करते हैं, ओनली गैसियस, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये 1/2 को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, क्यों, कौन सा है, गैसियस। सो अब हमारा N2 क्या हो गया, 1/2। सो दोस्तों अब N1 0 है, N2 1/2 है, सो N2 इज ग्रेटर देन N1। सो कौन सी कंडीशन है, ये N2 इज ग्रेटर देन N1, और अगर N2 N1 से बड़ा है, N2 N1 से बड़ा है, N2 इज ग्रेटर देन N1, सो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। सो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। इजी है। थर्ड, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H एंड डेल्टा U आर इक्वल। सो अब हमें यहाँ पे बस ये देखना है कि N1 इज इक्वल टू N2 कौन से रिएक्शन में है, N1 इज इक्वल टू N2 कौन से रिएक्शन में, और फिर वही चीज ध्यान में रखना है, क्या कंसीडर करेंगे, ओनली गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस स्पीसीज। सो H2 इन गैसियस फॉर्म, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 एंड 1/2, सो 3/2 होगा इस साइड, बट उस साइड कितने हैं, 0। सो इक्वल हुए क्या, नहीं, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वाला, यहाँ पे 1, ये भी 1, क्योंकि दोनों ही गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे ये 2, ये भी गैसियस स्टेट में, मतलब N1 कितना है, 1 + 1 2, और N2 कितना है, 2। सो N1 भी 2, N2 भी 2, सो N1 और N2 बराबर है, मतलब डेल्टा N 0, और डेल्टा N 0 मीन्स यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। सो ये ऑप्शन तो हमें सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। बाद के भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो यहाँ पे N1 कितना है, 2, गैसेस स्टेट में, इसलिए कंसीडर करें N1 2, और N2 कितना है, 1, N1 2 और N2 1। सो ये जो है यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2 है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2। सो बताओगे दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा, सादी सी बात है, यहाँ पे डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H, डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। थर्ड वाले में, सी ऑप्शन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 + 1, यहाँ पे क्या है, ये 1, सो 3। सो इस बार क्या हो गया, N2 इज ग्रेटर देन N1, और N2 ग्रेटर देन N1 है, मतलब डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। सो हमें तो उसने पूछा था डेल्टा H एंड डेल्टा U कहाँ पे इक्वल है, सो B, क्योंकि यहाँ पे भी N1 2 है और N2 भी 2 है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन C3H8 इन गैसेस स्टेट प्लस 5O2 इन गैसेस स्टेट, it forms thrice CO2 in gaseous state plus 4H2 in liquid state at constant temperature and pressure। हमसे पूछा गया डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या हुआ, डेल्टा H माइनस डेल्टा U। सो वी नो दैट डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा nRT,
डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होता है, अगर ये डेल्टा यू इधर चले गया तो डेल्टा एन आर टी, और हर एक में आर टी दिया, मीन्स हमसे क्या पूछा है, इन शॉर्ट हमसे सिर्फ डेल्टा एन की वैल्यू पूछा है, हमसे डेल्टा एन की वैल्यू पूछा है। सो डेल्टा एन, सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ये 1 और ये 5, 1 + 5 6, सो यहाँ पे तो हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1 + 5 6 आ गया हमारा, और यहाँ पे 3, यानी N2 आ रहा है 3 और N1 क्या आ गया हमारा 6। सो N2 - N1 क्या हो जाएगा, 3 - 6 -3, सो डेल्टा nRT क्या होगा -3RT, -3RT। इजी है, नोट कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो एंट्रोपी कंसेप्ट से रिलेटेड है एंड स्पॉन्टेनिटी से। नाउ हमें पहले एक बेसिक सी चीज पता है, फॉर स्पॉन्टेनिटी जो टोटल एंट्रोपी होना चाहिए, टोटल एंट्रोपी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर टोटल एंट्रोपी क्या है, ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ने कितना ज्यादा डिसऑर्डर है उतनी ज्यादा एंट्रोपी है। सो अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव है, टोटल एंट्रोपी दैट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, अगर ये पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर ये 0 है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। जैसा हमने देखा था, अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मीन्स डेल्टा एस टोटल, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है सो नॉन स्पॉन्टेनियस, और फिर डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 है सो इक्विलिब्रियम। ये बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर डेल्टा एस टोटल मीन्स डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग वो पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल निगेटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 है मीन्स इक्विलिब्रियम है। और फिर यही रिलेशन हमने गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये कंसेप्ट से हमने देखा था। तो उसमें हमने एक और चीज देख लिए थे कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, तो उसी समय डेल्टा जी क्या रहना चाहिए, निगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव एंड इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। बस ये कंसेप्ट यूज करके हमें ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ये कंसेप्ट यूज करके हम ये ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। वैसे अगर इसे पूरा डिटेल में और पढ़ना है तो हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हो। सो अब जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस। सो अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सो दोस्तों याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम में डेल्टा एस टोटल हो गया वो, और डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, 0। सो इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। अब फॉर द रिएक्शन ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस, इट फॉर्म ट्वाइस SO3 गैस, CS स्टेट में है, द एंट्रोपी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन चेंज्ड और नन। सो दोस्तों हमें पता है कि एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, कितना डिसऑर्डर बढ़ रहा है। सो हमने ये देखा था पिछले वीडियो में कि अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स वो ज़्यादा होते जा रहे हैं पहले से, तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे देखो, पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 + 1 3, और बाद में वो डिक्रीज हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा होते नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते तो ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज होती, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए।
पहले 3 थे और अब 2 हो गए। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं सो एंट्रोपी डिक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं मीन्स एंट्रोपी डिक्रीजेस। इजी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी। देखिए स्पॉन्टेनिटी के लिए अभी हमने देखा डेल्टा जी क्या रहना चाहिए, निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव रहना चाहिए। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं, इन्होंने बोल दिया डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, हमने देख लिया डेल्टा जी रहना चाहिए निगेटिव लेस देन 0। दूसरी चीज, सो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऑल ऑफ दिस पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से हमें देखना है। सो अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है डेल्टा एस, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी, ये भी हमने देख लिया। अगर डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस पॉजिटिव है, इट मींस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इजी है। सो अगर हमने बेसिक कंसेप्ट याद कर लिए ना तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव हमें जम जाएंगे। पूरे बेसिक कंसेप्ट हमें बस ध्यान में रखना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो तो हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो ये भी जो हमें फॉर्मूला है ये हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से आया हुआ है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बस उसी को मॉडिफाई करते जाना है। तो चलो हम देखते हैं ये फॉर्मूला, ये तो नोट कर लिए होंगे, सो इसे मिटा देता हूं मैं। सो हमारे पास ये एक बेसिक फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो पहला जब हम देखते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मैच हो रहा है क्या? नहीं। सो ये फॉर्मूला गलत हो गया। जो सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच, जो सेकेंड फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ये देखो डेल्टा एच अगर हम लेते हैं, डेल्टा एच हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच अगर हम लेते हैं तो ये हो गया डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, यहाँ पे तो माइनस टी डेल्टा एस है, सो ये भी कैंसिल हो गया। अब सी एंड डी, अब डेल्टा एस की वैल्यू निकालना है। सो डेल्टा एस की वैल्यू देखो हम कैसे निकालेंगे, माइनस टी डेल्टा एस उधर चले गया तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 बाई टी डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 बाई टी डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। सो ऑप्शन डी इजी है। सो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है दोस्तों, फिर पूरे प्रॉब्लम जम जाएगी। 26 फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। स्पॉन्टेनिटी, सो हमें पहले तो ये पता है डेल्टा जी तो निगेटिव रहना चाहिए, पहले वाले ऑप्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव दिया हुआ है, कैंसिल। तो जहां जहां भी डेल्टा जी पॉजिटिव दिया रहा हो वैसे ही कैंसिल कर दो। और एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, तो जहां पे भी डेल्टा जी पॉजिटिव दिया उसे कैंसिल करो, डेल्टा एस निगेटिव दिया वो कैंसिल हो जाएगी, पहले ही कैंसिल कर दो। सो डेल्टा जी पॉजिटिव वाला कैंसिल, डेल्टा एस निगेटिव वाला कैंसिल, डेल्टा एस निगेटिव वाला कैंसिल, बचा क्या एक ही, यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच निगेटिव। और ये याद भी रखना है दोस्तों, डेल्टा एच निगेटिव रहा और डेल्टा एस पॉजिटिव रहा तो हर कंडीशन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ये भी हमने देखा है, अगर डेल्टा एच दोनों निगेटिव रहा प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस यानी एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों पॉजिटिव है प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगी। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस और डेल्टा एस निगेटिव हो गया मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही, सो प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। द ऑकरेंस ऑफ रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। सो देखो हम बोल रहे थे अभी कि कब प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, जब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव। सो डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव, इस समय प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी मींस इम्पॉसिबल। फॉर विच ऑफ द प्रोसेस डेल्टा एस इज निगेटिव,
नेक्स्ट हमें क्या दिया है, फॉर विच ऑफ द प्रोसेस डेल्टा एस इज निगेटिव। सो दोस्तों अब हमें डेल्टा एस निगेटिव मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, अब ये 2 हो गए, सो ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज हो रही। सो ये तो नहीं हो सकता, ये पहले 2 थे, अब 2 + 1 3 हो गए। सो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सो ये भी नहीं है। अब बी और डी। सो डी देख लो, जो डायमंड है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है कंपेयर टू ग्रेफाइट। डायमंड इज हार्ड, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब उसमें एंट्रोपी कम है और ग्रेफाइट में एंट्रोपी ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली इसके लिए भी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं। अब N2 गैसियस स्टेट है, उधर भी N2 गैसियस स्टेट है। सो फिर ये कैसे, इसमें एंट्रोपी कैसे कम हो रही है? सो दोस्तों यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, यहाँ पे प्रेशर 8 atm है। सो अब हमें पता है जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा गैस उतनी ज़्यादा कॉम्प्रेस होगी, और गैस अगर कॉम्प्रेस हो रही है इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अगर गैस कॉम्प्रेस हो रही मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब गैस कॉम्प्रेस हो रही है, और इसका मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सो इस तरह से हमें एंट्रोपी के प्रॉब्लम सॉल्व करना है दोस्तों। बेसिक से हमें बेसिक कंसेप्ट याद कर लो, हमारा लास्ट वीडियो देख लो, तो उससे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है।